एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास साइंस पेडागोजी से है और इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और जितना हो सके एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो है, तो ये जो पेपर हुआ था 7 फरवरी 2026 को। तो देखिए, 7 फरवरी 2026 का ही हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे हैं साइंस पेडागोजी के। तो देखिए, सेम ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन जो है, जो सितंबर में एग्जाम होगा तो उसमें पूछे जाएंगे। इसलिए देखिएगा, तो जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते रहिए। तो चलिए आइए देखिएगा, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है। तो तेज चाकू की तुलना में जब हम कुंद चाकू से काटते हैं तो ऐसा क्यों मुश्किल होता है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है कि बल कम हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। थर्ड है कि संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि दाब बढ़ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जब तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना इसलिए कठिन होता है क्योंकि संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा यहाँ पे कि कुंद चाकू का किनारा जो होता है तो ये चौड़ा होता है, जिससे संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है और समान बल लगाने पर बड़े क्षेत्र पर दाब कम हो जाता है। और कम दाब यानी सामग्री को काटने के लिए अपर्याप्त होता है, इसलिए काटना मुश्किल होता है। और तेज चाकू में संपर्क क्षेत्र जो है तो वो छोटा होता है, जिससे दाब अधिक होता है और काटना आसान होता है। अब इसका सूत्र देखिए, तो इसका सूत्र होता है P बराबर यफ अपॉन ए, जहाँ P जो है तो P दाब है, यफ बल है और ए जो है तो ए क्षेत्रफल है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए कुंडली के फेरों की संख्या कम करके इसका उपयोग किया जा सकता है, या अगला वाला ऑप्शन है कि प्लास्टिक कोर यानी क्रोड का उपयोग करके, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि एल्यूमिनियम कोर यानी क्रोड का उपयोग करके, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि धारा का प्रवाह बढ़ाकर। तो देखिए यहाँ पे कि विद्युत चुंबकीय शक्ति बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि किसका निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबक की शक्ति यानी कुंडली में धारा फेरों की संख्या और कोर की सामग्री पर निर्भर करती है, जो कि धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र सीधे अनुपात में बढ़ता है और जिससे चुंबक शक्ति जो है तो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। और फेरों की संख्या कम करने से चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। इसलिए जो है विकल्प ए वाला जो है तो ये सही नहीं है। उसके बाद देखिए कि प्लास्टिक एवं एल्युमिनियम कोर चुंबकीय नहीं है, बी और सी देखिए। तो प्लास्टिक कोर और एल्युमिनियम तो ये चुंबकीय नहीं है, ये जो है फेरोमैग्नेटिक नहीं है और वे चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकते हैं। अतः बी और सी विकल्प भी गलत होगा। लेकिन डी जो है तो डी विकल्प जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, धारा का प्रवाह बढ़ाकर। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं। तो देखिए कि जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं तो उन अंगों का समुच्चय कौन है। तो पहला वाला ऑप्शन है ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय। यानी कि उन अंगों का समुच्चय है जो कि पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं, तो वो है ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय। या ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा कि क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र या ग्रासिका। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मुख गुहिका, ग्रसिका और मलाशय। तो देखिएगा यहाँ पे कि मुख गुहिका यानी मुंह भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, लेकिन इसके बाद पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ग्रसिका यानी जिसे हम कहते हैं ग्रास नली, तो यह मुंह से पेट तक भोजन पहुँचाने की नली है और यहाँ कोई पाचन एंजाइम नहीं बनता है और ना ही भोजन पचता है। अब मलाशय देखिए, तो मलाशय मल को गुदा द्वार बाहर निकालने तक संग्रहित करता है और इसमें पाचन
या अवशोषण नहीं होता है। इसलिए ये तीनों अंग पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं। बाकी देखिएगा अन्य विकल्पों में देख लीजिएगा, तो अन्य विकल्पों में क्या दिया गया है, छोटी आंत, बड़ी आंत जैसे अंग शामिल हैं जो कि पाचन एवं अवशोषण में सक्रिय भाग लेते हैं, लेकिन मुख गुहिका, ग्रसिका और मलाशय ये जो है, तो ये देखिएगा पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए है केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं। उसके बाद बी वाला देखिएगा, तो बी है कि बैंगची यानी टैडपोल गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेते हैं और उसके पास फेफड़े नहीं होते। उसके बाद देखिएगा सी है कि सांप यानी सर्प अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प है केवल बी और सी सत्य है। उसके बाद सेकंड है केवल ए और सी सत्य है, या केवल ए सत्य है, या ऑप्शन नंबर डी है केवल ए भी सत्य है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला विकल्प, तो पहला है कि केचुआ केचुआ अपनी नम त्वचा से विसरण द्वारा ऑक्सीजन लेता है और उसके फेफड़े नहीं होते हैं, तो यह सही है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा बी वाला, तो बी वाला विकल्प है कि टैडपोल जिसे हम बैंगची कहते हैं, तो ये शुरू में जल में रहता है और गलफड़ों से श्वसन करता है और उस समय उसके फेफड़े नहीं होते, यह भी सही है। लेकिन सी देखिएगा, तो सी सांप, तो सांप जो है ये फेफड़ों द्वारा सांस लेता है और त्वचा से नहीं, इसलिए यह गलत है। यानी केवल जो है बी और सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी और सी ये है ऑप्शन नंबर ए में। ये देखिए सी नहीं, ए और बी देखिए, सी तो गलत है क्योंकि सांप जो है, तो सांप कहा जा रहा है अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, तो ये गलत है क्योंकि सांप में फेफड़े पाए जाते हैं, तो ये अपनी फेफड़ों से सांस लेता है ना कि त्वचा से। इसलिए जो है सी वाला ऑप्शन गलत है। ए और बी जो है आपका ऑप्शन नंबर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को पढ़िए तथा क्रमशः एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की पहचान कीजिए। अब एक्स ये है कि वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है, वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है, वह मादा जननांग जहाँ परागकण अंकुरित होते हैं, और डब्ल्यू है कि फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। तो वह भाग परागकोश, स्त्री केसर, अंडाशय और बाह्यदल होगा, या फिर वह भाग परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र और पंखुड़ियाँ होंगी। सी है कि पुंकेसर, अंडाशय और बीजांड पंखुड़ियाँ होंगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बाह्यदल होंगे वे भाग। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाला पहले, तो एक्स वाला देखिएगा, वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है, तो परागकोश नर भाग है जो कि परागकण उत्पन्न करता है। ठीक है। उसके बाद वाई देखिएगा, तो वाई में कहा जा रहा है कि वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है, तो अंडाशय में बीजांड होते हैं जहाँ मादा युग्मक अंडाणु बनाता है। उसके बाद देखिए जेड, तो जेड में देखिए वर्तिकाग्र स्त्री केसर का भाग है जहाँ परागकण अंकुरित होते हैं। डब्लू देखिए कि फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है, तो पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं और कीटों को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार सही क्रम जो होगा आपका, तो सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र और पंखुड़ियाँ। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए है कि रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल यानी गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है, और कारण आ रहे हैं कि मलजल यानी गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो कि जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन कि रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल यानी गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। अब
आर देखिए कहा जा रहा है क्योंकि गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। तो देखिए यहाँ पे अभिकथन ए जो है तो ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि अनुपचारित सीवेज में हानिकारक रोगाणु होते हैं, जैसे हैजा और टाइफाइड जैसे रोग फैलते हैं, और उपचार से इन रोगाणुओं को हटाकर मृत्यु दर में कमी की जा सकती है। लेकिन कारण आर जो है तो ये गलत है। अब ये क्यों गलत है देखिए, क्योंकि सीवेज मुख्यतः तरल अपशिष्ट है और इसमें ठोस कण जैसे कीचड़ होते हैं, लेकिन यह स्वयं ठोस नहीं होते हैं। और सीवेज जल देखिएगा तो सीवेज जल और मृदा प्रदूषण का कारण जरूर बनता है, पर इसका कारण इसका तरल होना है, ना कि ठोस होना। इसलिए जो है ए सत्य है, आर असत्य है। तो ए सत्य है, आर असत्य है, ये देखिएगा ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। कथन ए है कि श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और पर्ण यानी पत्ते गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। और बी है कि किसी पर्ण पत्ते में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। और सी है कि रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पे चारों विकल्पों में से देखिएगा कौन कौन से सही है। तो पहला है कि बी और सी सत्य है, उसके बाद सेकंड है कि ए और सी सत्य है, थर्ड है केवल ए सत्य है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है ए और बी दोनों सत्य है। तो देखिएगा यहाँ पे ए वाला विकल्प, तो ए सत्य है क्योंकि श्वास रंध्र कीटों और रंध्र पत्तियों में क्रमशः गैसों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन बी देखिएगा तो बी असत्य है। क्यों? क्योंकि एक पत्ती में हजारों रंध्र होते हैं, जबकि एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या सीमित 10 जोड़े या उससे कम होती है। अब इसमें कहा जा रहा है श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है, इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, अतः पत्ती में रंध्रों की संख्या कीट के श्वास रंध्रों से अधिक होती है। और सी भी असत्य है। तो सी क्यों असत्य है देखिएगा यहाँ पे, तो सी इसलिए असत्य है क्योंकि रंध्र पत्तियों के निचले पृष्ठ पर अधिक पाए जाते हैं, परंतु श्वास रंध्र कीट के वक्ष और उदर पर किनारों पर वितरित होते हैं, न कि केवल निम्न पृष्ठ पर। इसलिए जो है सी वाला विकल्प गलत है, यानी केवल आपका यहाँ पे ए सही है। तो केवल ए सही है, ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। तो ए रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है और बी वी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, और सी ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, और वाम आलिंद से रुधिर डी तक प्रवाहित होता है, और ई शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है, और वी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाते हैं। अब पहला वाला विकल्प देखिएगा यहाँ पे जाएगा, ए वाम निलय, बी फुफ्फुस धमनियों, सी फुफ्फुस धीराएं तथा डी दक्षिण आलिंद यानी दक्षिण निलय है, या फिर सेकंड है कि दक्षिण निलय, फुफ्फुस धमनियाँ सी और फुफ्फुस सिराएं डी, और वाम निलय डी जो है आम वाम निलय, और ई जो है दक्षिण आलिंद है, या ए दक्षिण निलय, बी फुफ्फुस सिराएं, सी फुफ्फुस धमनियाँ और डी वाम निलय दक्षिण आलिंद है, या फिर ए वाम निलय है और बी फुफ्फुस सिराएं है और सी फुफ्फुस धमनियाँ है और डी दक्षिण आलिंद है और ई जो है ये दक्षिण निलय। तो देखिएगा यहाँ पे कि यह प्रश्न जो है तो यह प्रश्न हृदय के विभिन्न कक्षों और रक्त वाहिकाओं के कार्यों पर आधारित है, विशेषकर फुफ्फुसीय परिसंचरण में। अब ए देखिएगा तो दायां निलय वी ऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुस धमनी में धकेलता है। ठीक है, उसके बाद बी देखिएगा तो बी में कहा जा रहा है कि फुफ्फुस धमनियाँ, तो फुफ्फुस धमनियाँ जो है ये वी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है,
यानी कि वी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं, तो ये ले जाती हैं फुफ्फुस धमनियाँ। और वी ऑक्सीजनित ए वाला देख लीजिएगा कि रुधिर को फुफ्फुस धमनियों में ढकेलता है, तो रुधिर को फुफ्फुस धमनियों में ढकेलता है दायां निलय। अब सी देखिएगा, तो सी में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं, तो ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं, तो ये ले जाती हैं फुफ्फुस सिराएं। और डी देखिएगा यहाँ पे, तो डी कहा जा रहा है कि वाम आलिंद से रुधिर डी तक प्रवाहित होता है। तो डी में देखिए कि वाम आलिंद से रुधिर वाम निलय में प्रवाहित होता है, यानी वाम आलिंद से वाम निलय। उसके बाद देखिए ई कि शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है और वी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, तो ये करता है दक्षिण आलिंद। यानी दक्षिण आलिंद जो है तो शरीर के विभिन्न अंगों से वी ऑक्सीजनित रुधिर को प्राप्त करता है। इसलिए जो है सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा दक्षिण निलय, उसके बाद फुफ्फुस सिराएं, वो फुफ्फुस धमनियाँ, फिर फुफ्फुस सिराएं, उसके बाद वाम निलय और दक्षिण आलिंद। ध्यान से समझिएगा कि वी ऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुस धमनियों में ढकेलता है, तो ये ढकेलता है दायां निलय। उसके बाद देखिएगा बी वाला, तो बी में कहा जा रहा है कि वी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, तो वी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है फुफ्फुस धमनियाँ। सी में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक वापस लाती है, तो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक वापस ले जाती है, तो ये ले जाती है फुफ्फुस सिराएं। और डी में कहा जा रहा है में प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है वाम निलय से रुधिर वाम आलिंद से रुधिर वाम निलय में प्रवाहित होता है। और डी में कहा जा रहा है कि शरीर के विभिन्न अंगों से वी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त होता है, तो देखिए दक्षिण आलिंद में शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त होता है। इसलिए आपका विकल्प बी जो है ये सही क्रम में दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए कह रहा है कि परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो कि बादों में नियम बनते हैं। आर है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे कि वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ए सत्य है किंतु आर असत्य है, या ए और आर दोनों असत्य हैं, या ऑप्शन नंबर डी है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही कारण है। तो देखिएगा यहाँ पे अभिकथन ए, तो अभिकथन ए जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि परिकल्पनाएं सिद्धांत नहीं बनती और सिद्धांत नियम नहीं बनते। परिकल्पना एक अस्थायी प्रस्ताव है और सिद्धांत व्यापक साक्ष्य पर आधारित व्याख्या है, जबकि नियम एक वर्णात्मक भविष्यवाणी है। इसलिए ए गलत है। और आर क्यों गलत है? तो आर कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, तो आर भी गलत है क्योंकि वैज्ञानिक नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम निरपेक्ष नहीं है। ये केवल कुछ शर्तों जैसे कि कम द्रव्यमान और कम गति में ही सटीक होते हैं। नए प्रमाण मिलने पर नियम बदल सकते हैं, जैसे कि न्यूटन के नियम को आइंस्टीन के सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अतः ए और आर दोनों सत्य है, असत्य है, और आर ए का कारण भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं। ये है ऑप्शन नंबर सी में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।